नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से राजेश कपूर अनाया की तारीफ करता है। दूसरी ओर जानवी कपूर से रहा नहीं गया, तो वह टोंट मारते हुए बोली, लगता है तुम्हें खुराना खानदान को ज्यादा ही पसंद आ गया, लेकिन तुम्हें पता है कि बड़े बड़े खानदानों के साथ बातचीत कैसे की जाती है। जरूर तुम हमारे वहां बेइज्जती करवा कर आए होगी। वही यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है। तभी बात में आगे जोड़ते हुए रवीना कपूर भी बोली, सही बात है। तुम्हें अगली बार अगर खुराना खानदान से मिलना है तो तुम जानवी को अपने साथ ले जाना। वह शहर में पली बड़ी है, उसे लोगों से बातचीत करना अच्छे से आता है। वह तुम्हें सिखाएगा कि किस तरह से बड़े लोगों से बात की जाती है और किस तरह से उनसे डील की जाती है, ताकि तुम कोई बड़े इंसान को नाराज ना कर दो। वैसे भी तुम गीता दीदी की बेटी हो, तो बड़े बड़े लोग जरूर तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। वही यह सुनकर अनाया मन ही मन बोली, यह माँ बेटी क्या समझ रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवीना कपूर साफ साफ अपनी बेटी जानवी को लोगों के आगे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसकी बेटी को सब कुछ आता है और यह गांव की गवार अनाया को कुछ नहीं आता। अनाया भी अब तक की समझ चुकी थी कि यह हमारी बेटी क्या प्लान कर रही है। वैसे भी उसे पता था कि यह माँ बेटी उसे बदला लेने की कोशिश कर रही है, जो उसने 15 करोड़ इन माँ बेटी से छीने थे उसके लिए। वैसे भी अब यह दोनों माँ बेटी तकरीबन कंकाल होने को हुई है, क्योंकि उनकी जेब में एक बहुत बड़ा छेद बन चुका है। 15 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी। ऊपर से वह माँ बेटी इस बारे में राजेश कपूर से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रवीना कपूर ने वह पैसे गलत तरीके से निकाले थे और राजेश कपूर से छुपा कर रखे थे। कहीं ना कहीं रवीना कपूर को अपने पति पर भी यकीन नहीं था। उसे आज भी लगता था कि उसका पति गीता कपूर को पसंद करता है और कहीं उसके मोह में आकर वह सब कुछ अनाया को ना दे दे। इसीलिए वह हमेशा ही राजेश कपूर से पैसे छुपा कर रखती थी और इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देती थी। अनाया ने भी यह चीज पिछले जन्म में ही जान ली थी, जब एक बार गलती से उसने रवीना से किसी आदमी से बात करते हुए सुन लिया था कि मैडम, हमने राजेश कपूर की कंपनी से 2 करोड़ रुपए निकाले हैं। यह सुनकर रवीना खुश होते हुए बोली, बहुत अच्छा, ऐसे ही धीमे धीमे करके पैसे निकालते रहो। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं कब उस इंसान का दिल बदल जाए और वह गीता की उस बेटी पर दया दिखा दे। उससे पहले ही मुझे पैसे अपने नाम करवा लेने होंगे। यह सब कुछ याद आते ही अनाया की आंखें वापस गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आखिरकार वह पैसे थे तो उसी के ही, और उसके माँ ने वह काफी मेहनत से कमाए थे। तभी राजेश कपूर चापलूस भरी आवाज में बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो खुराना खानदान को आज शाम की पार्टी में भी इनवाइट कर सकती हो। आखिर यह पार्टी तुम्हारे लिए ही रखी गई है। आज काफी सारे बिजनेस में इस पार्टी में आएगी तुमसे मिलने के लिए, तो तुम्हारे लिए भी स्पोर्ट रहेगा। यह सुनकर रवीना कपूर भी हामी भरते हुए बोली, तुम्हारे डेट सही कह रहे हैं, तुम्हें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तुम जानवी के साथ पर्सनली जाकर उसे इनवाइट करो। इस बहाने तुम और जानवी अकेले थोड़ा सा वक्त भी बीता पाओगी। आखिरकार तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है और आगे चलकर यह सब कुछ तुम दोनों को ही संभालना है। वैसे भी तुम काफी साल घर से दूर रही हो, तो तुम्हें यहाँ के दौर तरीके और यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो तुम्हारी बहन इसमें तुम्हारी मदद करेगी। वही अनाया रवीना कपूर की चाल समझ गई कि वो बस जानवी के लिए रास्ता साफ कर रही है। यह सब सोच अनाया की आंखें छोटी हो गई और वह थोड़ी कठोर आवाज में बोली, मिस रवीना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी कोई बहन नहीं है। वैसे भी यह आपकी बेटी है, और दूसरा, मैं जीविका दी से पहले ही बात कर चुकी हूँ। वह आज शाम की पार्टी में नहीं आने वाली। उन्हें कुछ काम है और मैं काफी थक चुकी हूँ, मुझे जाना चाहिए। इतना बोलकर वह ऊपर जाने लगी। वही उसकी बात सुनकर रवीना कपूर की मुट्ठियां कस गई। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, बस कुछ देर और पार्टी में एक बार शेयर्स हमारे नाम हो जाए, बाद में हमें तुम्हारी यह घटिया बदतमीजी सहनी नहीं पड़ेगी। वही उसकी बात पास बैठी हुई जानवी ने भी सुन ली थी और उसके चेहरे पर भी शैतानी भाव आ गए। तभी सामने बैठा हुआ राजेश कपूर आंखें दिखाते हुए उन दोनों को चुप रहने का कहता है, क्योंकि अनाया थोड़ी ही दूर खड़ी थी
उन दोनों को नहीं पता था कि मेडिटेशन की वजह से अनाया की सुनने की ताकत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। उसने साफ साफ यह सुन लिया था, और यह सुनते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव था। वह समझ गई थी कि जरूर इन 3 तिगड़ा ने उसकी जायदाद छीनने का कोई प्लान किया है, और उसे अब सावधान हो जाना चाहिए। यही सोचते हुए वह ऊपर कमरे में चली गई। वहीं उसके जाते ही जीविका दांत पीसकर मुठिया करते हुए बोली, इस घटिया लड़की को वह खुराना खानदान इतना पसंद क्यों करता है? उन लोगों को तो मुझे अप्रोच करना चाहिए था, ना कि इस घटिया लड़की को। इस अनाया को आता ही क्या है? तभी रवीना भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोली, सही बात है, उसे गांव की गवार को आता ही क्या है? वैसे भी तुम्हें आज उसके साथ मॉल में ही रुक जाना चाहिए था, तो तुम भी उसके साथ खुराना खानदान में जा पाती और उनसे अच्छे कनेक्शन बना पाती। वैसे भी तुम्हें खुराना खानदान की मदद से फिर वह में काफी अच्छा रोल मिल जाता, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी उन्हीं के पास है। वहीं उन दोनों की बात सुनकर राजेश कपूर की भी आंखें लालच से भर गई। वह भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि जानवी कपूर ही बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बनाए, ताकि उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो। जहां तक उसने अनाया के नेचर को ऑब्जर्व किया था, वह उसके लिए कोई प्रॉफिट नहीं लाने वाली थी। क्या इन लोगों से अनाया खुद को बचा पाएगा? क्या आगे चलकर क्या नए कदम उठाएगा? सम के वक्त अब तक पार्टी की बहुत सारी तैयारियां हो गई थी और हर जगह चहल पहल हो रही थी। पार्टी कपूर मेंशन में ही गार्डन में रखी गई थी, क्योंकि कपूर मेंशन काफी बड़ा था और कपूर खानदान के कनेक्शन इतने भी ज्यादा नहीं थे कि कोई वीवीआईपी गेस्ट उनकी पार्टी में शामिल हो। पार्टी में सिर्फ कुछ चुनिंदा गेस्ट आने वाले थे। खास करके यह पार्टी उन शेयर होल्डर के लिए थी जो कपूर खानदान के ऊपर से अपना विश्वास खो चुके थे, और उन लोगों के लिए जो गीता कपूर के काफी नजदीक थे, और जिन लोगों ने कपूर खानदान से दुश्मनी ले ली थी, क्योंकि उन लोगों ने अनाया को दूर कर दिया था। इसीलिए यह पार्टी वैसे तो लग्जरियस थी, लेकिन छोटी थी, तो कपूर मेंशन के गार्डन में ही उसकी सारी अरेंजमेंट की गई थी। पार्टी की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट शाम तक खत्म हो चुकी थी। बची कुची कुछ चीज घर के बटलर और नौकर देख रहे थे, और वह दोनों माँ बेटी पार्टी की अरेंजमेंट देखने के बाद तैयार होने के लिए पार्लर चली गई। आज वह दोनों खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाना चाहती थी, इसीलिए वह लोग शाम की पार्टी के लिए दोपहर के बाद से ही निकल गए थे। उन दोनों ने एक बार भी अनाया को ले जाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनके हिसाब से अनाया को तैयार होने की जरूरत नहीं है। ऊपर से रवीना कपूर ने जानबूझकर अनाया के लिए कुछ अजीब सी रिवीलिंग ड्रेस रखवा दी, जिसका कलर भी काफी भड़कीला था। अगर वह ड्रेस अनाया पहनकर पार्टी में आ जाती, तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उसे नीची नजरों से देखता। ऊपर से वह तैयार होने के लिए पार्लर भी नहीं गई थी, तो उसका खूबसूरत दिखना तो नामुमकिन था। यह बात उन सौतेली माँ बेटी का मानना था, क्योंकि उन दोनों ने ही अब तक अनाया का चेहरा नहीं देखा था। देखा होता तो उन्हें पता होता कि अनाया किसी परी से काम नहीं है। दूसरी ओर पार्टी की तैयारी के बीच एक जोर के धमाके की आवाज आई। आवाज सुनते ही सभी नौकर गेट की ओर भागे। वही स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे राजेश कपूर भी बाहर की ओर भागे, क्योंकि आवाज कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। जैसे ही वह लोग गेट पर पहुंचे, वहां की हालत देखकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। दरअसल कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लाते हुए एक बड़े से ट्रक ने गेट को हिट कर दिया था, जिसकी वजह से यह आवाज हुई थी। वही गेट के हिट होने से ही वह खूबसूरत नेम प्लेट जिसमें राजेश कपूर, रवीना कपूर और जानवी कपूर का नाम लिखा हुआ था, वह टूटकर चकनाचूर हो गई। यह सब कुछ देखकर वहां के नौकर काफी परेशान हो गए। तभी बटलर थोड़ी गुस्सैल आवाज में उस ड्राइवर को देखते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर पार्टी की तैयारी हो रही है, और तुम्हें इतनी घटिया ड्राइविंग करने की जरूरत क्या थी? वह ड्राइवर थोड़ा परेशान होकर अपना सर पकड़ते हुए बोला, इसमें गलती मेरी नहीं है, वह ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे, इसीलिए यह हादसा हुआ। दूसरी ओर सबसे ज्यादा परेशान तो राजेश कपूर था। वह उस नेम प्लेट को देखते हुए गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम्हारे माफी मांगने से यह नेम प्लेट वापस नहीं बन जाएगी। यह कितनी महंगी थी, तुम जानते भी ही। वह मुठिया करते हुए आगे बोला, ऊपर से आज शाम पार्टी है, और गेट की यह हालात देखकर लोगों के सामने हमारा क्या इंप्रेशन रहेगा? यह कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसे इस घर पर अपना नाम देखकर खुद पर काफी प्राउड महसूस होता था। वहीं उस प्लेट को टूटा देख उसके दिल में हजारों छुरियां चल गई थी। वही उसके एक्सप्रेशन देखकर ही अनाया समझ गई थी कि राजेश कपूर क्या सोच रहा है।
वह दिल ही दिल खुश हुई और फिर वह राजेश कपूर की ओर देखकर थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोली, मिस्टर कपूर अब आप क्या करेंगे? पार्टी तो बस कुछ घंटे में शुरू होने वाली है, हम इस तरह से तो गेट को छोड़ नहीं सकते। राजेश कपूर भी परेशान था। वह थोड़ी परेशान आवाज में बोला, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कहकर वहां पर दूसरी प्लेट लगवा दूंगा। यह सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दूसरी प्लेट लगी तो उसमें भी उन तीनों घटिया लोगों का ही नाम होगा। इसीलिए वह बिना इमोशन की राजेश कपूर को देखते हुए बोली, अब जो कि यह नेम प्लेट टूट चुकी है और आज शाम को ही पार्टी है, तो आप यहाँ पर वही पुरानी नेम प्लेट लगवा दीजिए। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तो आपने कहा था आपने वह नेम प्लेट संभाल कर रख दी है, तो अच्छा होगा आप उसी नेम प्लेट को लगवा दीजिए। वैसे भी मुझे अपनी माँ का नाम देखे हुए काफी वक्त हो गया है। यह सुनकर राजेश कपूर की मुखिया कस जाती है। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था और वह थोड़ी परेशान आवाज में बोला, लेकिन अनाया वो प्लेट काफी पुरानी हो चुकी है और वह गेट पर ठीक नहीं लगेगी। अगर तुम्हें लगवानी है तो हम दूसरी नेम प्लेट बनवा लेंगे जिसमें तुम्हारी माँ का नाम होगा। अनाया एक गहरी आवाज में बोली, उसकी क्या जरूरत है, हमें बस नेम प्लेट से मतलब है, और वैसे भी पुरानी चीज देखकर मुझे अपनी माँ की यादें ताजा हो जाएगी। अब वही लगवा दीजिए। यह सुनकर राजेश कपूर ना चाहते हुए भी हामी भर देता है। वो अपनी मुठिया कसकर बटलर से बोला, वही नेम प्लेट लगवा दो और गेट की हालत ठीक करवा दो। इतना बोलकर वह गुस्से में मुखिया करते हुए वापस अंदर चला गया। अब वह अनाया से भी बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जान गया था कि आगे इस घर पर वापस गीता कपूर का नाम की ही प्लेट रहने वाली थी, क्योंकि अनाया के होते हुए वह उसे हटा नहीं पाता और ना चाहते हुए भी उसे हर रोज उस पुरानी नेम प्लेट को देखकर पुरानी यादों को याद करना पड़ता, जहां उसे महसूस होता कि वह गीता कपूर के टुकड़ों पर पल रहा है और यह सब कुछ गीता कपूर का है। यह याद कर उसके दिल में एक गहरी नफरत छा गई थी। अब वह जल्द से जल्द अनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसे अनाया खटकने लगी थी, लेकिन वह मजबूर था अनाया की हर बात मानने के लिए। दूसरी ओर अनाया जैसे ही कमरे में गई, उसने जोर जोर से हंसते हुए डिप आवाज में कहा, यह तो बस शुरुआत है राजेश कपूर, तुम्हें उस हर चीज की कीमत चुकानी होगी जो तुमने मेरी माँ के साथ की थी। फिर वह अपने रोबोट रेम से किसी को फोन लगाती है और थोड़ी गहरी आवाज में बोली, बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। सामने से एक आवाज आई, शुक्रिया मैम, और कोई काम हो तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। इससे हमें साफ साफ नजर आ रहा था कि यह जो कुछ भी बाहर गेट पर हुआ, इसके पीछे अनाया का हाथ था। अनाया रवीना कपूर को उसकी औकात दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पार्टी से पहले उसने प्लेट बदलवा दिया। क्या अनाया की हरकत भड़का देगी तीन तिगड़ी को? और क्या रिएक्शन होगा रविका का इस नेम प्लेट पर? और क्या सच में अनाया की बेइज्जती होगी पार्टी में? अनाया के रूम में अनाया अभी अपनी सोच में डूबी हुई अपने प्लेट के बारे में ही सोच रही थी और अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सावित्री देवी अंदर आते हुए परेशान आवाज में बोली, अनाया बिटिया, क्या आपको तैयार नहीं होना है? और आपने पार्टी में जाने के लिए किसी स्टाइलिश को नहीं बुलाया? क्या आप पार्लर जाने वाली है? अनाया सावित्री देवी को वहां देखकर मुस्कुराकर बोली, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है सावित्री माँ? तो सावित्री देवी उसके सर को सहलाते हुए बोली, बिटिया परेशान क्यों ना हो, वो दोनों घटिया माँ बेटी पहले ही पार्लर जा चुकी है शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए, और आपको अभी भी चिंता नहीं हो रही। वो दोनों आपको लेकर नहीं गई, क्योंकि वह दोनों आपको पार्टी में नीचा दिखाना चाहती है। तभी उस कमरे का दरवाजा वापस नॉक हुआ। यह सुनकर सावित्री देवी चुप हो गई और वह गहरी सांस लेकर दरवाजे के पास गई, तो सामने रवीना कपूर की दो चमचियां खड़ी थी। उन्हें वहां देखकर सावित्री देवी की आंखें कठोर हो गई। वह थोड़ी गुस्सैल आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अनाया बिटिया के कमरे में किसी और का आना माना है? यह सुनकर उन दोनों का ही मुंह बिगड़ गया और वह काफी घमंड से बोली, हमें रवीना मैडम ने भेजा है। तुम कौन होती हो हमारा रास्ता रोकने वाली? यह सुनकर सावित्री देवी थोड़ी कड़क आवाज में बोली, क्या काम है और यहाँ क्यों आए हो? तो वह दोनों अपने हाथ में पकड़े हुए दो बड़े बड़े थाल को दिखाते हुए बोली, यह कुछ कपड़े हैं जो रवीना मैडम ने मिस अनाया के लिए भेजे हैं, उन्हें तैयार होने के लिए। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें कठोर हो गई। वह इतने सालों में इतना तो जान चुकी थी
कि रवीना कपूर काफी चालबाज और कपिल औरत है और वह अनाया के लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोच सकती। इसीलिए वह थोड़ी परेशान आवाज में बोली, क्या यह तुम्हारी मैडम ने भेजा है? तो वह दोनों घमंड से अपने बाल झटकते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मिस अनाया को तो फैशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो हमारी मैडम को उन पर दया आ गई और उन्होंने यह भेज दिया। वहीं अंदर बैठी हुई अनाया भी यह सब कुछ सुन रही थी। वह खड़ी हुई और गेट के पास जाते हुए थोड़ी कड़क आवाज में बोली, लगता है मिस रवीना अपनी नौकरों को तमीज सिखाना भूल गई। उन्हें अपनी औकात याद होनी चाहिए कि वह इस घर की मालकिन से बात कर रही है, इसलिए अपने लफ्ज संभाल के बात करे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन हो। यह कहते हुए उसकी आंखें काफी कठोर हो गई थी। दूसरी ओर उन नौकरों का भी घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वह भी थोड़ी गुस्से आवाज में बोली, रवीना ना मैडम ही हमारी मालकिन है, इसलिए इतना इतराना बंद करो। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह तुम्हें अभी भी अपने साथ रख रही है और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। यह सुन सावित्री देवी को गुस्सा आया। वो कुछ बोलती, तभी अनाया अपना हाथ उठाती है और उन दोनों के गालों पर एक एक थप्पड़ मारते हुए कठोर आवाज में बोली, औकात तो तुम्हारी मैडम को अपनी याद रखनी चाहिए। यह सब कुछ मेरी माँ गीता कपूर का है, जिस पर वह अब तक अयाशियां करती आई है, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि जल्द से जल्द अपनी औकात याद कर लो। आइंदा से सावित्री माँ से अगर बदतमीजी की तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और यह बात तो अब तक तुम्हें भी पता चल चुकी होगी कि इस घर की नींव मेरी माँ ने रखी है, इसीलिए अगर तुम्हें मैंने निकाल भी दिया तो तुम्हारी वह मैडम तुम्हें बचा नहीं पाएगी और ना ही राजेश कपूर तुम्हें बचा पाएंगे। इसीलिए अच्छा होगा कि अपनी औकात में रहो और जो काम करने के लिए आए हो वो करो। उन दोनों नौकरों को भी अब तक समझ आ गया था कि अनाया कोई इजी गोइंग इंसान नहीं है, इसीलिए वह गुस्से का घुट पीते हुए वह थाल वहीं पर मेज पर रखते हुए बोली, यह मैडम ने आपके लिए भेजा है। इतना बोलकर वहां से चली गई। जाते हुए भी उसके दिल में एक नफरत की आग जल रही थी। वह खुन्नस खाए हुई थी। उन दोनों ने सोच लिया था कि वह इस बारे में जरूर अपनी मैडम रवीना से बात करेंगे। दूसरी ओर सावित्री माँ परेशान होकर बोली, तुमने यह क्या किया बेटा? अब वह जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। अनाया बिना इमोशन के बोली, आप चिंता मत करो सावित्री माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वैसे भी वह मेरे साथ पंगा नहीं ले सकती, उसे अभी भी मुझसे कुछ चाहिए, इसीलिए वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वह अपना गुस्सा भी मुझ पर नहीं उतार सकती। और वैसे भी धीमे धीमे करके हमें उसके जासूसों को घर से बाहर निकालना होगा। उसने इस घर को दिमाग की तरह खोखला कर दिया है और इन घटिया लोगों को भर्ती करके पूरे घर का माहौल ही बर्बाद कर दिया है, जो हर वक्त बस उसकी चमचागिरी बिजी रहते हैं। उसकी बात सुनकर सावित्री देवी को भी समझ आ गया कि अनाया क्या कह रही है, लेकिन उसे अभी भी अनाया के लिए चिंता हो रही थी। आखिरकार वह उसके लिए तो अभी भी छोटी सी अनाया थी, जो काफी नादान थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी वह नन्ही सी अनाया अब अच्छे अच्छे को रुलाने की ताकत रखती है और वो इतनी काबिल थी कि बड़े से बड़ा इंसान उसे पंगा नहीं ले सकता। लेकिन सावित्री देवी को यह सब पता नहीं था और वो अनाया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। अनाया भी उनकी भावना समझ सकती थी। आखिरकार पिछले जन्म में भी उसी की वजह से रवीना ने साजिश करके सावित्री देवी को अनाया से दूर किया था, क्योंकि वो जानती थी कि गीता कपूर के भरोसेमंद लोगों के होते हुए वो अनाया को अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगी। इसीलिए उसने उन सभी को कोई न कोई साजिश करके निकल दिया, या फिर कईयों को तो मरवा तक दिया। यह सब याद करके अनाया का खून खोल गया। वो गहरी सांस लेकर मन ही मन बोली, मैं इस बार मेरे अपनी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। क्या अनाया बचा पाएगी अपने लोगों को? और क्या वो माँ बेटी नीचा दिखा पाएगी अनाया को? अनाया के रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रवीना कपूर की तो नौकरानी अनाया से बदतमीजी करती है और वो उसे सबक सिखाती है। तभी सावित्री देवी रवीना के भेजी हुई चीजें देखने के लिए कपड़ा हटाते हुए बोली, चले देखते हैं कि उन्होंने क्या भेजा है। वही कपड़े हटते ही सामने का नजारा देखकर सावित्री देवी का खून खौल गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, उस घटिया औरत की इतनी हिम्मत, जो उसने आपके लिए इतने घटिया कपड़े भेजे। लगता है वह पार्टी में आपको शर्मिंदा करना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की। वह परेशान होकर अनाया से बोली, बिटिया तुम यह कपड़े मत पहनना, इसे पहनने के बाद जरूर पार्टी में सभी लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे और तुम्हें बुरा इंसान समझेगी।
वही उन कपड़ों को देखकर एक पल के लिए अनाया को भी गुस्सा आ गया था। वह समझ गई थी कि रवीना कपूर क्या चाल चल रही है, इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि पिछले जन्म में भी वह हर बार यही करती थी। रवीना कपूर उसे काफी अजीब सी ड्रेस ला कर दे देती थी और कहती थी कि यह काफी एक्सपेंसिव ड्रेस है और उसने स्पेशली उसके लिए बनवाई है। उसके उलट ज्यादा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि पिछले जन्म में भी वह हर बार यही करती थी। रवीना कपूर उसे काफी अजीब सी ड्रेस ला कर दे देती थी और कहती थी कि यह काफी एक्सपेंसिव ड्रेस है और उसने स्पेशली उसके लिए बनवाई है। उसके उलट वह अपनी बेटी जानवी को काफी नाजुक और परी की तरह तैयार कर दी थी, जिसकी वजह से पूरी पार्टी में उसका मजाक उड़ाता था और हर कोई उसे गिरी हुई और घटिया औरत समझता था। इस बार भी उसने वही चाल चली थी। दूसरी ओर सावित्री देवी तो इस बात से चिंतित थी कि अब अनाया पार्टी में पहनेगी क्या उद्धरण चिन्ह। अभी वह कुछ पूछती उससे पहले ही दरवाजा वापस एक और बार नॉक हुआ। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर सावित्री देवी उसे खोलने के लिए चली गई, तो वहां उसे अपनी ही विश्वास पात्र 2 और मेड दिखाई दी। उन्हें वहां देखकर सावित्री देवी परेशान होकर पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक मेड पीछे खड़े हुए कुछ लोगों की ओर इशारा करके बोली, कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि उन्हें अनाया मैडम ने बुलाया है। यह सुनकर सावित्री देवी पीछे देखती है, तो वहां पर तकरीबन 6 या 7 लोग खड़े थे। उन सभी के हाथ में बड़े बड़े बॉक्स थे। उन्हें देखकर ही वह समझ गए कि वह मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और डिजाइनर है। उन्हें वहां देखकर सावित्री देवी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन एक पल के लिए वह डर गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन लोगों को भी रवीना कपूर ने ही भेजा है। इसीलिए वह परेशान होकर बोली, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उनमें से एक आदमी आगे आते हुए बोला, हम अनाया मैडम को मिलने के लिए आए हैं, क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? तभी अंदर से अनाया गंभीर आवाज में बोली, कौन है? सावित्री माँ, उन्हें अंदर आने दो। सावित्री देवी उन सबको अंदर ले लेती है। सावित्री देवी परेशान होकर बोली, अनाया बिटिया, कुछ लोग आकर कह रहे हैं कि इन्हें तुमने बुलाया है। अभी सावित्री देवी आगे कुछ बोलती, उतनी ही देर में उनमें से एक आदमी आगे आते हुए एक कार्ड अनाया को दिखाता है। उस कार्ड को देखकर ही अनाया समझ गई कि इसे किसी और ने नहीं, उसके प्यार हब्बी हर्षवर्धन ने भेजा है। इसलिए वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह सुनकर सावित्री देवी परेशान होकर बोली, लेकिन बिटिया, मुझे तो अभी भी शक हो रहा है, कहीं इन लोगों को उन सौतेली माँ बेटी ने ना भेजा हो, तो यह तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। वही यह सब कुछ सुनकर अनाया उन्हें आश्वासन देकर बोली, आप चिंता मत कीजिए सावित्री माँ, मुझे पता है इन लोगों को किसने भेजा है। आप नीचे जाए और पार्टी की सारी चीज संभाल लीजिए। वही दूसरी ओर सावित्री देवी के जाने के बाद एक स्टाइलिस्ट आगे आते हुए बोली, मैम, क्या आप कपड़े देखना चाहेंगे? अनाया वैसे तो जानती थी कि इन सबको हर्षवर्धन ने खुद ही पसंद किया होगा, लेकिन वह जानना चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए कैसी ड्रेस लाया है। इसीलिए वह उस स्टाइलिश को हाँ में सिर हिलाकर बोली, दिखाओ। उस स्टाइलिश ने एक बड़े से बॉक्स में से एक ड्रेस बाहर निकाला। ड्रेस को देखते ही अनाया की आंखें फटने को थी। वह ड्रेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस ड्रेस की खासियत थी कि उसे ड्रेस में अनाया का एक भी अंग नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर अनाया मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, लगता है मेरा हस्बैंड दूसरे मर्दों से बहुत ज्यादा जलता है। दरअसल वह ड्रेस टेक्निकल एक बड़े से गाउन की तरह थी, लेकिन वह ओरिजिनल प्योर सिल्क था, जिसमें हैंडमेड कारीगरी थी। यहाँ तक कि उनमें कुछ डायमंड भी लगे हुए थे और वह काफी लंबी थी, पीछे तक गाउन की तरह जा रही थी, जिससे आप कह सकते हैं पुराने जमाने में प्रिंसेस पहनती थी, उस तरह की, लेकिन उससे थोड़ी अलग, और उनमें थोड़ा मॉडर्न टच दिया गया था। अनाया मुस्कुराकर बोली, ठीक है, आप तैयारी कीजिए, थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है। पार्लर में दूसरी ओर पार्लर में वह दोनों माँ बेटी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। वहां उनके साथ पार्टी में आने के लिए जानवी कपूर की कुछ दोस्त भी थी, जो हमेशा उसकी चापलूसी करती थी। उनमें से एक चापलूस दोस्त बोली, जानू, तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो, आज तो पार्टी में तुम ही छा जाओगी। तभी एक और दोस्त बोली, लेकिन मैंने सुना है कि यह पार्टी तुम्हारी छोटी बहन के आने की खुशी में है, तुम्हारे डैड उसे कपूर इंडस्ट्री का हायर बनाना चाहते हैं। यह सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस एक कचरा है जो गांव से उठाकर मेरे डैड ले आए हैं। अगर उसकी वह घटिया माँ नहीं होती तो सब कुछ पहले ही मेरा हो जाता।
तुम लोग चिंता मत करो। जैसा बाहर कहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जानवी सच में छीन लेगी अनाया से सब कुछ? और क्या अनाया रवीना की चाल से बच पाएगी? पार्लर में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जानवी की दोस्त उसकी चापलूसी करती है, लेकिन उन्हें अनाया के आने की खबर मिल गई थी। इसीलिए जानवी खुद को बड़ा दिखाने के लिए बोली, तुमने कपूर मेंशन को नहीं देखा, वह मेरा ही है। तभी एक दोस्त बोली, सही बात है, उस पर तो तुम्हारी नेम प्लेट भी लगी है। वैसे हमें तुमसे बहुत ज्यादा जलन होती है। हम सबके परिवार भी अमीर है, लेकिन हम में से किसी के घर के बाहर नेम प्लेट पर हमारा नाम नहीं लगा, लेकिन कपूर मेंशन के नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम लगा हुआ है। यह दिखाता है कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यारा करते हैं। यह सुनकर जानवी कपूर इतरा कर बोली, क्योंकि वह सब कुछ मेरा ही है। इतना बोलकर वह अपने बाल झटक देती है। आज उसने काफी हैवी मेकअप किया था और उसने ड्रेस भी छोटी पहनी थी, जिसमें उसका आधे से ज्यादा अंग नजर आ रहा था। हालांकि उसकी ड्रेस काफी एक्सपेंसिव थी, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पैसा देखकर ड्रेस ले ली गई है। वह जानवी कपूर पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। जानवी कपूर भले ही एक एक्ट्रेस थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा गोरी नहीं थी। वह दिखने में एवरेज थी और उसके फीचर्स भी एवरेज ही थे। वह तो मेकअप और महंगे कपड़ों का कमाल था, जिसकी वजह से वह खुद को एलिगेट, मनोहर, सुंदर दिखाती थी। लेकिन कभी कभार ओवर मेकअप की वजह से वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती थी। वही हाल रवीना कपूर का भी था। रवीना कपूर तो बहुत ज्यादा सांवली थी और मोटी भी, लेकिन खुद को अमीर और नोबेल दिखाने के लिए वह महंगे कपड़े खरीद लेती थी। उसे और किसी चीज का सेंस नहीं था। आज भी उसने महंगे के चक्कर में ग्रीन कलर की साड़ी खरीद ली, जिसमें वह किसी भूतनी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसने मेकअप भी डार्क किया था। अगर कोई रात के अंधेरे में उसे देख ले तो उसे देखकर ही डर जाए। लेकिन सर से पांव तक उसने जो भी पहना था वह बहुत ज्यादा महंगा था। उसकी वजह से उसे लग रहा था कि वह किसी परी से कम नहीं लग रही है, लेकिन हकीकत तो बस उसे देखने वाले ही जानते हैं। वह लोग ऐसे ही अनाया की बुराई और खुद को बड़ा चढ़ाकर बताते हुए कपूर मेंशन की ओर निकल गई, क्योंकि आज पार्टी में वह लोग बाहर से ही एंट्री लेने वाले थे, ताकि मीडिया और बाकी लोगों की नजरें उस पर पड़े। वैसे भी जानवी एक एक्ट्रेस थी, तो वह खुद को पॉपुलर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाली थी। पार्टी में दूसरी ओर शाम का वक्त हो चुका था और पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। रवीना कपूर पहले ही घर आ चुकी थी और पार्टी की तैयारी की वजह से वह काफी बिजी थी, इसलिए उसने अब तक नेम प्लेट नहीं देखी थी और वह खुशी खुशी सभी गेस्ट को इनवाइट कर रही थी। उसी के पास में राजेश कपूर खड़ा था। वह भी सभी शेयर होल्डर को ग्रिट कर रहा था। आज वह दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन दोनों की ही मुराद पूरी होने वाली थी। क्योंकि उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि अनाया सबके सामने ही उन शेयर्स के पेपर्स पर साइन करेगी, ताकि आगे चलकर कोई उसे झुकला ना पाए। वैसे भी उनके हिसाब से अनाया बेवकूफ और अनपढ़ थी, तो वह कागज पढ़ने वाली नहीं थी। दूसरी ओर एक एक करके सभी बड़े बड़े लोग और एक्ट्रेस और मॉडल पार्टी में एंट्री लेते हैं, और सभी को जानवी कपूर ने इनवाइट किया था, ताकि वह इंडस्ट्री में अपना नाम ऊंचा रख सके। पिछले कुछ वक्त से उसे मूवीज मिलना भी बंद हो चुका था, ऊपर से उसका करियर भी तकरीबन खत्म होने को आया था। वही गेट पर फोटोग्राफर और कैमरामैन सभी लोगों की एंट्री की तस्वीर खींच रहे थे, क्योंकि आज सभी लोग काफी यूनिक कपड़े पहन कर आए थे और कल की हेडलाइन में इन्हीं लोगों का जिक्र होने वाला था। उन सब के बीच जानवी कपूर भी एक लग्जरियस कार से उतरती है। उसके साथ कुछ दोस्त भी नीचे उतरते हैं। जानवी कपूर ने कमर से नीचे तक का लॉन्ग कट वाला ऑफ सोलर गाउन पहना था, जिसे आगे से उसकी क्लीवेज साफ साफ नजर आ रही थी और पीछे से उसका बैक नजर आ रहा था। यहाँ तक कि कमर पर भी काफी स्टाइलिश लुक कट थे और कमर से नीचे तक के कट की वजह से उसके दोनों पैर भी नजर आ रहे थे और पीछे की ओर गाउन घसीट रहा था। कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक बस बॉडी ही नजर आ रही थी और चेहरे पर काफी हैवी स्मोकी मेकअप किया हुआ था। खुद को स्टाइलिश दिखाने के लिए एक पल में ही किसी भी मर्द को उस पर फिदा हो जाना चाहिए, क्योंकि वह काफी हॉट लग रही थी, जैसे वह आज सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहती हो। वह घमंड से चलते हुए अंदर आई। उसी के साथ उसकी 2-3 दोस्त भी चलते हुए अंदर आ रही थी। उन सब ने भी वैसे ही कपड़े पहने थे। तभी उसकी एक चमची की नजर गेट पर गई और वह जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग आसपास के सारे चीज छोड़कर उस पर ध्यान देने लगे। उसे इस तरह से चीखता देखा
और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता देख जानवी कपूर गुस्से में उसे घूरती है, जैसे कह रही हो क्या कर रही हो, सबके सामने नाक कटवाओगी। तो वह लड़की गेट की ओर इशारा करके बोली, यहाँ पर तो तुम्हारा नाम था ना, और यह तो। इतना बोलकर वह खामोश हो गई। उसकी बात सुनकर जानवी कपूर की नजर भी वहां चली गई, और वहां पर जो चीज उसने देखी, उसे देखकर उसका खून अंदर से खोल गया, क्योंकि वहां अनाया का नाम लिखा हुआ था। वह अंदर से झन भूल गई, उसकी मुठिया कट गई, और चेहरे पर भद्दा सा एक्सप्रेशन आ गया। उसका हैवी मेकअप भी उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग छुपा नहीं पा रहा था। वह दांत पीसकर बोली, इसे किसने बदला? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी नाम को यहाँ से हटाया? यह सब आसपास के लोग भी सुन रहे थे। वही उसकी गुस्सेल आवाज। गेट के पास खड़े हुए राजेश कपूर और रवीना कपूर की नजरें भी अपनी बेटी पर चली गई। अपनी बेटी को इस तरह से गुस्से से पागल होता देख उन दोनों की ही आंखें आश्चर्य और कंफ्यूजन के भाव से बड़ी हो गई। लेकिन तभी राजेश कपूर को याद आया कि जीविका क्या देख रही है। उनके चेहरे पर डर छा गया, क्योंकि वो अपनी बेटी के गुस्से से वाकिफ थे। क्या जानवी कपूर खो देगी अपना आपा? क्या आगे चलकर पार्टी में अनाया सब कुछ खो देगी? पार्टी में अब तक आप लोगों ने देखा कि जानवी कपूर नेम प्लेट को देखकर किसी से पागल हो रही थी, और उसे देखकर राजेश कपूर को डर लग रहा था। इसीलिए वह दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी के पास चले गए। सभी कैमरा में उन तस्वीरों को काफी गौर से खींच रहे थे। आखिरकार जानवी कपूर एक सेलिब्रिटी थी, और उसकी छोटी से छोटी चीज की हेडलाइन बन सकती थी। तभी रवीना थोड़ी परेशान आवाज में पूछता है, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी गुस्से में परेशान क्यों हो? तभी राजेश कपूर थोड़ी गंभीर और गुस्सैल आवाज में बोला, यहाँ कोई तमाशा मत करना, चुपचाप अंदर चलो। लेकिन जैसे जानवी कपूर को अपने पिता की बात सुनाई ही ना दे रही हो। वो तो बस एक टक नफरत से उसे नेम प्लेट को खोल रही थी। वह कई सालों से इस चीज का घमंड करती आ रही थी कि कपूर मेंशन उसका है। उसे कपूर खानदान की प्रिंस होने पर कुछ ज्यादा ही गुरूर था। और होता भी क्यों ना, बड़े बड़े खानदान में भले ही लड़कियों को पैसा दे दिया जाए, प्रॉपर्टी दे दी जाए, लेकिन वह सम्मान नहीं मिलता था जो उनके खानदान के बेटों को मिलता था। उनके खानदान के बेटों को हर जगह अपना नाम विरासत में मिलता था, यहाँ तक कि पैदा होते ही नेम प्लेट पर उसे बच्चे का नाम आ जाता था। लेकिन लड़कियों को बस पैसा मिलता था, और पैसे मिलते थे, कहीं रुतबा नहीं मिलता था। वही कपूर खानदान की इकलौती प्रिंसेस के नाम पर कपूर मेंशन के ऊपर भी जानवी कपूर का नाम लिखा हुआ था, जहां पहले अनाया का नाम लिखा हुआ था। इस चीज का घमंड वह हमेशा ही बड़े बड़े खानदानों के बच्चों के सामने करती थी। ऊपर से वह एक एक्ट्रेस थी, इसलिए वह दिखावे में मानती थी। उसके इस नेचर से उसके माँ बाप को भी वाकिफ थे। लेकिन राजेश कपूर की बात अनदेखा होता देख राजेश कपूर को भी गुस्सा आ गया। तभी रवीना कपूर की नजरें भी उसने प्लेट पर गई। वह गुस्से में पागल होते हुए बोली, इसे यहाँ किसने लगाया? और हमारे नाम को किसने हटाया? कितनी मुश्किल से उस घटिया औरत का नाम यहाँ से हटाया था। इतना बोलकर वह चिल्लाकर बटलर को बुलाती है, जो थोड़ी ही देर में वहां आ गए थे। यह सुन अब राजेश कपूर को अपना सीट पीटने का मन कर रहा था। वह गुस्से से पागल हो रहा था। एक तो वहां आसपास मीडिया थी, ऊपर से काफी गेस्ट आ रहे थे। उन लोगों को वह ग्रिड करके अंदर भेज रहे थे, जिसकी वजह से कुछ शेयर होल्डर भी वहां खड़े थे। और रवीना कपूर की हरकतें उसे शर्मिंदगी महसूस करवा रही थी। इसीलिए वह उसका हाथ कस के पकड़ते हुए दांत पीसकर बोला, तमाशा करना बंद करो और चुपचाप पार्टी में चलो। रवीना कपूर अपना हाथ जटक हुए दांत पीसकर बोली, आप चुप रहिए, पहले मुझे पता करने दीजिए कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में बदलाव करें और मेरे ही नाम को यहाँ से हटा दे। इतना बोलकर वह अपने हाथ में पड़े हुए पस को नेम प्लेट पर फेंकती है, और पास खड़े हुए बटलर से बोली, इसे जल्द से जल्द बदलवा दो, यह नेम प्लेट यहाँ रहने नहीं चाहिए। तभी एक शेयर होल्डर जो गीता कपूर की काफी रिस्पेक्ट करता था और उसका वफादार था, वह आगे होते हुए थोड़ा गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर राजेश कपूर बी, मुझे तो लगा था कि आप अपनी पहली बीवी से बहुत प्यार करते थे और अपनी असली बेटी से भी, इसीलिए आपने मिस गीता कपूर के नाम के नेम प्लेट वापस यहाँ लगवा दी और आप उनकी बेटी को भी ले आए। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि आपकी दूसरी बीवी इस चीज को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर पा रही। वहीं उसकी बात सुनकर और उनकी बात में जो भी इनडायरेक्ट धमकी को भी राजेश कपूर समझ गया। वह गुस्से में रवीना कपूर का हाथ कस के पड़ते हुए
अंदर खींच के ले जाते हुए दांत पीसकर बोला, अपनी औकात में रहो, मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। इतने सालों से तुम कपूर खानदान की बहू होने के सारे ऐसो आराम जी रही हो। अगर आगे भी इसी तरह से आराम की जिंदगी जीनी है तो मुंह बंद रखो और जो कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। और वैसे भी यह सब कुछ गीता कपूर का ही है, वह पूरी दुनिया जानती है। नेम प्लेट लगाने से सब कुछ तुम्हारा नहीं हो जाएगा। इतना बोलकर वह उसे खींचकर अंदर ले जाने लगा। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। हर कैमरा मैंने यह सब कुछ रिकॉर्ड किया था और उन लोगों को अच्छा खासा मसाला मिल गया था कल के न्यूज़पेपर में छपने के लिए। और इन सभी तमाशे की वजह से जानवी कपूर भी होश में आ गई थी, लेकिन वह कोई रिएक्ट नहीं कर सकती थी। वो राजेश कपूर भी अंदर जाते हुए जानवी को वार्निंग भरी नजरों से देख रहा था और उसे अपनी इमेज भी बचानी थी, इसीलिए वह गुस्से में दांत पीसकर वहां से अंदर चली गई। अंदर भी सभी लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग रवीना कपूर को नीची नजरों से देख रहे थे और आपस में बातें करते हुए उसे नीचे दिखा रहे थे। एक औरत ने कहा, कितनी घटिया औरत है, पहले ही वह गीता कपूर की जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है और इतने सालों से ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है। उसका एहसान मानने की जगह उसकी बेटी को भी दूर कर दिया और अपनी बेटी जानवी को इस खानदान की इकलौती प्रिंसेस बना दी। हर जगह यही बातें हो रही थी और हर किसी को अनाया के लिए गिल्टी महसूस हो रहा था। सभी लोग बस कपूर खानदान की उन तीन तिगड़ी को कोस रहे थे। हालांकि राजेश कपूर की कम बुराई हो रही थी क्योंकि उसने खुद के गुस्से पर पहले ही काबू पा लिया था, लेकिन वह दोनों माँ बेटी के एक्सप्रेशन काफी खराब हो चुके थे और सभी लोग उन्हें नीचा दिखा रहे थे। जानवी कपूर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, वह घटिया बीच अनाया यहाँ ना होते हुए भी सबका अटेंशन अपनी ओर खींच लिया, मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइन चुराने की। क्या अनाया पार्टी में बनेगी जानवी का शिकार? और क्या होगा आगे पार्टी हॉल में? पार्टी हॉल में अनाया की पार्टी में एंट्री। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से वो दोनों सौतेली माँ बेटी अनाया पर गुस्सा थी, लेकिन उन सब से उलट अब पार्टी में वह दोनों मजाक बन गई थी और सभी लोग उन्हें नीचे नजरों से देख रहे थे और नीचा दिखा रहे थे। यह सब कुछ सुनकर जानवी कपूर गुस्से से पागल हो रही थी, क्योंकि आज तक जितने भी कपूर खानदान में पार्टियां हुई थी उसमें वह किसी उभरे हुए सितारों की तरह चमकती थी जिसे कोई छू भी ना पाता हो। और आज वह इसी पार्टी में एक गोद ली हुई बेटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे अनाया को मार डालने के ख्याल आ रहे थे। दूसरी ओर रवीना कपूर इन सब से उलट थी। अब तक वह शांत हो चुकी थी क्योंकि राजेश कपूर के गुस्से और उसकी डांट की वजह से वह होश में आ गई थी। उसने भी पार्टी का माहौल देख लिया और सबकी बातें सुन ली। अपने लिए इतने भद्दे कमेंट सुनकर उसका भी खून खौल रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करती है। तभी उसकी नजरें अपनी बेटी जानवी पर जाती है। जानवी को इतना गुस्से में देखकर वह समझ गई कि उसकी बेटी कभी भी आपका हो सकती है और वह नहीं चाहती थी कि आगे भी कोई तमाशा बने। इसीलिए वह राजेश कपूर से दूर जाते हुए जानवी पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हुए बोली, जानवी बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तो जानवी दांत पीसकर गुस्से में बोली, मॉम वह बीच उस घटिया लड़की की वजह से आज मुझे यह सब कुछ सुनना पड़ रहा है। यह सब कुछ मेरा है, कपूर खानदान मेरा है, कपूर इंडस्ट्री मेरी है, यह सब कुछ सिर्फ मेरा है, लेकिन सभी लोग मुझे ही नीचा दिखा रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस बीच का कुछ इलाज कीजिए, मुझे यह सब कुछ दोबारा नहीं सुखना। यह सब उसने किसी सनकी की तरह कहा था। वही जानवी कपूर की बात रवीना कपूर भी समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह उसे शांत करते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास कुछ है। अगर ज्यादा तमाशा बना तो तुम्हारा डेट भी नाराज हो जाएंगे और तुम भी यह बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा डेट इस वक्त हमारा साथ नहीं देंगे। उनके हिसाब से प्रॉफिट देने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और इस वक्त अनाया का पलड़ा भारी है, इसीलिए शांत हो जाओ। वैसे भी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द वह खुद का ही मजाक उड़ा लेगी। क्या तुम भूल गई हो कि हमने यहाँ से जाने से पहले उसे कैसे कपड़े दिए थे? उसके पास और कपड़े नहीं है, वह वही पहनकर नहीं जाएगी। तुम देखना हर कोई उसका मजाक ही उड़ाएगे। वही अपनी माँ का आश्वासन सुनकर जानवी कपूर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह वापस कॉन्फिडेंस में आते हुए बोली, आपने सही कहा है मोम, आप रुकिए, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ।
इतना बोलकर वह अपने कुछ एक्ट्रेस दोस्तों के साथ बातें करने लगी और वापस खुद की बड़ाई करने लगी। थोड़ी देर में ही पुराना मामला शांत हो गया। तभी एक शेयर होल्डर आगे आते हुए राजेश कपूर से बोले, वह कहां पर है जिसके लिए यह पार्टी रखी गई है। राजेश कपूर भी यही जानना चाहता था कि अनाया कहां पर है। तभी पूरे पार्टी की लाइट चली गई। सभी लोग इधर उधर देखते हैं कि लाइट को गई। तभी एक स्पॉटलाइट दूर सीढ़ियों पर पड़ी। सबकी नजरें उस ओर चली गई तो वहां पर दो खूबसूरत पैर नजर आए। सभी लोग बस उस इंसान को देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि वहां पर कौन आ रहा है। तो सबकी नजरें बस एकटक उन सीढ़ियों को घूर रही थी। थोड़ी ही देर में काफी एलिगेंस सभ्यता के साथ चलते हुए अनाया नीचे आई। उसे देखकर तो वहां खड़े हर मर्द की सांस ही रुक गई। वह आज कयामत लग रही थी, किसी सल्तनत की मलिका की तरह। वह काफी रौबदार ओरा के साथ नीचे आ रही थी। अनाया ने आज अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरा छुपाया नहीं था। वह अपने नॉर्मल अंदाज में ही नीचे आई थी, क्योंकि वह आज सभी शेयर होल्डर और बड़े बड़े खानदान के बच्चों के सामने खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। वहीं अनाया की खूबसूरती देखकर एक लड़का मंत्र मुक्त आवाज में बोला, सो ब्यूटीफुल। कौन है यह लड़की? तभी दूसरा लड़का बोला, जो भी है, मुझे यह चाहिए, मुझे इससे प्यार हो गया। तभी तीसरा लड़का बोला, वाह यार, काश यह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी एक और लड़का बोला, यह गर्लफ्रेंड मटेरियल पदार्थ नहीं है, इसे तो बीवी बनाना चाहिए। सो प्रिटी, सो इनोसेंट एंड सो एलिगेंट, आई लव हिज गर्ल। क्या कोई जानता है यह कौन है? इसी तरह भीड़ में बातें बनने लगी। लड़कियां उनसे उलट अनाया से जल रही थी। एक लड़की बोली, कौन है? दिखने में तो कोई अमीर परिवार की लगती है। तभी एक और लड़की बोली, कुछ खास बात नहीं है, देखो ना कितने अलग कपड़े पहने हैं, जैसे उसे कोई देख लेगा तो वो गंदी हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक पूरी ढकी हुई है। दरअसल अनाया ने आज व्हाइट कलर का फुल लॉन्ग गाउन पहना था, जिसमें मेरी ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, जिसने उसके हथेली तक नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें भी उसने ग्लव्स पहने थे। ऊपर से काफी लॉन्ग यूनिक बोटाई वाली ड्रेस थी, जिसे पुराने जमाने में औरतें पहनती थी। उसका मॉडर्न टच, इसीलिए सभी लोगों की नजर इस पर टिकी हुई थी। उसने अपने लंबे घने बाल कमर तक खुला छोड़ रखे थे और चेहरे पर व्हाइट कलर का यूनिक मास्क, जिससे बस उसका कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी वह इस लुक में कयामत लग रही थी। कुछ ना दिखाकर भी सबकी नजरें अपने ऊपर करना। अनाया की यह अदा पर हर मर्द फिदा हो रहा था। लोग कुछ भी कह ले, किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो ले, लेकिन उसे बीवी तो संस्कारी और सर्वगुण संपन्न ही चाहिए थी। इसीलिए लड़की और लड़कियों के अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी वाइफ की भी नजरें अनाया पर ही थी। उन सबको अपने बेटों के लिए अनाया पसंद आ रही थी, क्योंकि वह टोटल वाइफ मटेरियल थी। एक अमीर खानदान की वारिश, एकदम इनोसेंट और डिसेंट कपड़ों वाली औरत। ऐसी औरतें आज के जमाने में मिलना लगभग नामुमकिन था। अनाया की खूबसूरती भी मांस के पीछे छुप नहीं रही थी, इसीलिए सभी तरफ बस उसकी ही बातें चल रही थी। वह भी काफी एलिल्स तरीके से चलते हुए नीचे आ रही थी। इस बात से अनजान के कुछ नफरत भरी नजरें उसे मार डालने को नीचे तैयार बैठी थी। कौन था वो इंसान जो अनाया को मार डालने को सोच रहा था? क्या अनाया पार्टी में होगी शर्मिंदा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।